नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं की ऑनलाइन क्लास में सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके अंतर्गत विषय की शुरुआत अपन करते हैं। उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से संघर्ष करता है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने खुद से संघर्ष करता है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद एक नया लेसन 8वां हम लोगों ने चालू किया था, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के अंतर्गत हम लोगों ने आर्थिक सुधार की ज़रूरत देश में कैसे हुई, आर्थिक सुधार देश को क्यों करना पड़ा, उसके कल 4 मुद्दे मैंने आप लोगों को बताए थे कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में आर्थिक सुधार किया गया, अर्थतंत्र का विकास करने के लिए आर्थिक सुधार किया गया, देश की आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार किया गया, अर्थतंत्र के घाटे को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार किया गया और दूसरे देशों की मदद न लेनी पड़े इसलिए भी देश ने आर्थिक सुधार किया। फिर भी आर्थिक सुधार के कुछ उद्देश्य है, वो 5 उद्देश्य आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे। 3 अंकों में यदि आप लोगों को पूछे कि आर्थिक सुधार अर्थात क्या, उसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो पहले परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आप लोगों को कल मैंने वीडियो के अंतर्गत बता दी थी कि देश की सरकार के द्वारा जुलाई 1991 में अर्थतंत्र में जो संस्थाकीय और कानूनी परिवर्तन किए गए उसे आर्थिक सुधार कहा जाता है। उसके उद्देश्य में पहला उद्देश्य कि भारत के अपार प्राकृतिक संपत्ति तथा मानव संपत्ति का आर्थिक विकास में उपयोग हो, उसके लिए निजी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक प्रोत्साहन, मतलब इन शॉर्ट देश की प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए हमने आर्थिक सुधार किया, पहला मुद्दा। दूसरा, देश के संसाधनों का अधिक से अधिक कार्यक्षम बनाकर उसका अधिकतम उपयोग करना, मतलब दूसरा मुद्दा कि देश में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रायोगिक तौर पर उपयोग हो, अधिक से अधिक उपयोग हो, इसलिए भी देश की सरकार ने आर्थिक सुधार किया। तीसरा उद्देश्य, राज्य के खर्च में कमी करना और सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण द्वारा प्राप्त मुद्रा को प्रजा के कल्याण की सुविधाओं के लिए खर्च करना। इन शॉर्ट, अधिक से अधिक प्रजा का कल्याण हो और सरकार प्रजा के लिए सुविधा बढ़ा सके, उसके लिए भी सरकार ने आर्थिक सुधार किया। मतलब पहला मुद्दा जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए अथवा विदेशी पूंजी निवेश को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए। दूसरा मुद्दा, देश के संसाधनों को अधिक से अधिक कार्यक्षम उपयोग करने के लिए। तीसरा, राज्य में खर्च में कमी करके प्रजा के कल्याण के पीछे अन्य सुविधाओं के ऊपर अधिक से अधिक खर्च करने के लिए। चौथा, देश की आय या तो देश की आय और रोजगार तथा निर्यात आय में वृद्धि करना, मतलब इसके 2 मुद्दे बना दीजिएगा। एक, देश में आय और रोजगार का प्रमाण बढ़ाने के लिए, और चौथा कि देश के रोजगार में वृद्धि करने के लिए भी आर्थिक सुधार किया गया। पांचवा, देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, मतलब देश में अधिक से अधिक कंपनियां
एक दूसरे के बीच में स्पर्धा करे, इस उद्देश्य से भी हमने आर्थिक सुधार किया। और अंतिम, दीर्घकाल में देश में आर्थिक विकास और वृद्धि हो, या तो देश की आर्थिक वृद्धि का दर बढ़े, इसलिए भी सरकार ने आर्थिक सुधार किया। पुनः एक बार सारे मुद्दे। पहला मुद्दा, आर्थिक सुधार किया, उसके पीछे के उद्देश्य: एक, विदेशी पूंजी निवेश को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना, उसके नीचे टिक कर लीजिएगा। नंबर 2, जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना। नंबर 3, मुद्रा को प्रजा के कल्याण की अन्य सुविधाओं पर खर्च करना। 4, आय रोजगार का प्रमाण बढ़ाना। 5, निर्यात आय में वृद्धि करना। 6, देश में आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। और 7, मतलब छठा और सातवां बनेगा कि देश की वृद्धि दर का प्रमाण बढ़ाने के लिए सरकार ने आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार मुख्य रूप से 3 तरह से हुए। 1991 के अंतर्गत सरकार ने जो आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए उनके 3 पहलू है। एक, उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। एक, उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। अब अगर बात करूं मैं सबसे पहले उदारीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है सर उदारीकरण, कहते हैं कि इसको उदारीकरण होता क्या है? तो ये मुद्दा मुझे समझाने में सरल इसलिए पड़ता है क्योंकि 10वीं में इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। फिर भी सरकार के नीति नियमों में क्रमशः कमी करना अर्थात उदारीकरण। परिभाषा लिख लीजिएगा, सरकार के नीति नियमों में क्रमशः कमी करना अर्थात उदारीकरण, परिभाषा हुई। दूसरा मुद्दा, उदारीकरण कब अपनाया? तो कि 1 जुलाई 1991 में। एक किताब में भी परिभाषा लिखी है, वो भी आप लोगों को लिखनी हो तो कि राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था में निजी साहस या व्यक्तिगत निर्णयों की स्वतंत्रता, बाजार के तत्वों के द्वारा आर्थिक निर्णयों को वर्चस्व बढ़े। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होता है कि बाजार अधिक से अधिक स्वतंत्र हो जाए और सरकार के जो नियम कड़क थे वो नियमों को हल्का कर दे और व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय कर सके, उसे उदारीकरण कहा जाता है। इन शॉर्ट सरकार उदार बन गई, अर्थात जो सरकार का अंकुश था, सरकार का जो निर्णय था, वो निर्णयों में सरकार ने कमी कर दी, उसी को उदारीकरण कहा जाता है। दूसरा मुद्दा, उदारीकरण में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है? तो आप लोगों को 4 बातें याद रखनी है। एक, अर्थतंत्र में राज्य के अंकुश को घटाना। नंबर 2, आर्थिक निर्णयों की प्रक्रिया में बाजार में मांग और पूर्ति के तत्वों का असर बढ़ना। मतलब पहला उदारीकरण में क्या हुआ कि भाई राज्य का अंकुश कम हो गया। दूसरा क्या हुआ तो कि देश में बाजार की मांग और पूर्ति बढ़ गई। तीसरा, विभिन्न चरणों में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का प्रवेश, अर्थात पहले सारे निर्णय सरकार करती थी, अब निजी क्षेत्रों को भी उसका मतलब मौका मिला। और चौथा, देश के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष दिया जाने वाला विशेष नीतिगत जो रक्षण है क्रमशः घटता जाता, अर्थात देश के उद्योग और विदेशी उद्योगों के मामले में तटस्थ। अर्थात इन शॉर्ट ये चौथा जो मुद्दा है कि देश के उद्योग अपनी मर्जी से व्यवसाय कर सके। पहला, सरकार का अंकुश घटाना। दूसरा, मांग और पूर्ति के तत्वों द्वारा निर्णय करना। तीसरा, निजी क्षेत्रों को प्रवेश कराना। और चौथा, देश के उद्योगों की तटस्थता बढ़ाना। ये उदारीकरण के मेन प्रक्रिया के मुद्दे माने जा सकते हैं। अब आगे का मुद्दा, उदारीकरण की प्रक्रिया होती क्या है? तो उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत 5 मुद्दे हैं, पर मैं पहले उसके बारे में थोड़ा आपको ऊपर बता दूं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का अमल विभिन्न चरणों में बटा है। सरकार ने प्रथम देश के उत्पादक पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए नियमों में छूट दी। एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, उदारीकरण में पहला सरकार ने क्या किया तो कि उत्पादक और पूंजी निवेशों के लिए नियम में छूट छाड़ दी। उसके बाद उसने पूंजी निवेशकों के लिए प्रवेश हेतु छूट दे दी। उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्रों का व्यूहात्मक रीति से नियंत्रण मुक्त कर दिया, मतलब जो नियंत्रण सरकार का था वो कम कर दिया। पहले उपयोग के क्षेत्र में मुक्त हुए और बाद में सार्वजनिक क्षेत्रों में
मुद्रा बाजार को भी सरकार ने, इन शॉर्ट ये लंबा चौड़ा आपको याद रखना न हो तो आर्थिक नीतियों का परिवर्तन या तो जिसे अधिकतर आर्थिक सुधार कहते हैं, वो 5 बातें आप लोगों को अगले वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि उदाहरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दों का समावेश होता है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी संपर्क नंबर 9825581539 नंबर पर फ़ोन करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।